हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आई एम महिमा डबास और हम कर रहे थे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट्स बिल्कुल फंडामेंटल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टू सर्व द नीड्स ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि समय के साथ हमें हर एक चीज़ में, बेशक वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें हमें इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ते हैं, उसको रिफॉर्म करना पड़ता है। सिमिलरली रिसेंट ईयर्स में हमने यूएन में ही बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं, बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की हैं। बहुत सालों से ये डिमांड हो रही है कि जो हमारी वर्ल्ड बॉडी है, यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है, उसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए विद द चेंजिंग नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यूएन ने दो तरीके के रिफॉर्म्स को फेस किया है। फर्स्ट इज रिफॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, and second, a review of the issues that fall within the jurisdiction of the organization. ऑलमोस्ट सभी ने जो ये दोनों एस्पेक्ट्स है रिफॉर्म्स के, इन पर अग्री किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है जो मेंबर स्टेट्स हैं वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। सभी मेंबर्स इस मुद्दे पर अग्री नहीं कर पा रही हैं। तो हमारा जो पहला रिफॉर्म है, द रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस, वो बहुत बड़ा डिस्कशन बन चुका है अमंग द मेंबर स्टेट्स। ये रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शनिंग से रिलेटेड है। कुछ सालों से ये डिमांड की जा रही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की मेंबरशिप को इंक्रीज कर देना चाहिए, यानी कि जो नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स हैं और जो नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर देना चाहिए, जिससे कि जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, यानी कि जो अभी के समय की वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होगी हमारे यूएन के स्ट्रक्चर में। पर्टिकुलरली ये डिमांड की गई है कि एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से इन मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज करना चाहिए, बिकॉज ये तीन कॉन्टिनेंट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। और इसके अलावा जो यूएस और उसकी वेस्टर्न अलाइज हैं वो चाहती हैं कि जो यूएन का बजटरी सिस्टम है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए। लेकिन जो सेकेंड रिफॉर्म है, द रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूएन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक अरीना, या फिर हम कह सकते हैं एक लिमिट, जिसके अंदर रह के एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सकती है। कुछ कंट्रीज और एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि यूनाइटेड नेशंस को ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए इन पीस एंड सिक्योरिटी मिशंस। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि यूएन को डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डेवलपमेंटल एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क में आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड सोशल जस्टिस। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होते ही यूएन को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। जिस वे में यूएन ने वर्क किया और जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज था, उसने दिखाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज़ को। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वो रियलिटीज़ जो थी वो चेंज हो गई। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और यूएन में। पहला चेंज था द सोवियत यूनियन हैज़ कोलैप्स्ड, यानी कि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन यानी कि जो यूएसएसआर था वो कोलैप्स हो गया, अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। सेकेंड चेंज था द यूएस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। हम सभी जानते हैं कि कोल्ड वॉर में दो राइवल्स थे, यूएस एंड यूएसएसआर और उनके रिस्पेक्टिव अलाइज। तो यूएसएसआर के डिस्बैंड होने के बाद यूएस और उसके जो अलाइज थे वो कोल्ड वॉर जीत गए थे और यूएस एज अ सोल सुपर पावर और एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एमर्ज हुआ था। थर्ड चेंज था द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया एंड यूएस आर मच मोर कोऑपरेटिव, यानी कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जब यूएसएसआर डिस्बैंड हो गया तो रशिया यूएसएसआर का एज द स्ट्रॉन्गेस्ट सक्सेसर एमर्ज हुआ था। तो कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद रशिया और यूएस के बीच में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गए। नेक्स्ट चेंज था चाइना इज़ फास्ट इमर्जिंग एज अ ग्रेट पावर एंड इंडिया इज़ ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली। 1990s के बाद से ही चाइना और इंडिया ने बहुत ही रैपिडली अपनी इकोनॉमी को मल्टीप्लाई किया है और बिल्कुल एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर की तरह, जो कि सुपर पावर्स को टक्कर देने के लिए आकर खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट चेंज था द इकोनॉमीज ऑफ एशिया आर ग्रोइंग एट अनप्रेसिडेंटेड रेट, यानी कि हम जानते ही हैं कि जो एशिया में सबसे ज़्यादा कॉलोनीज थी ब्रिटिश की, एशिया बहुत ज़्यादा गुलाम रहा है, लेकिन कोल्ड वॉर के टाइम में और कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो एशिया की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही रैपिडली बढ़ रही थी। नेक्स्ट चेंज था मेनी न्यू कंट्रीज हैव जॉइंड यूएन, यानी कि सोवियत यूनियन के डिस्बैंड होने के बाद जितनी भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन कर लिया।
नेक्स्ट चेंज था अ होल न्यू सेट्स ऑफ चैलेंजेस कन्फ्रंट्स द वर्ल्ड, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन वर्ल्ड के सामने और नए चैलेंजेस आ गए। ये चैलेंजेस थे जिनोसाइड, सिविल वॉर, एथनिक कन्फ्लिक्ट, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एपिडेमिक्स एटसेट्रा। ऐसे सिचुएशन में 1989 में यूएन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। ये क्वेश्चंस थे, इज द यूएन डूइंग इनफ, कि क्या यूएन इनफ काम कर रहा है, जितना उसको करना चाहिए वो उतना काम कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन था, इज इट इक्विप्ड टू डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, यानी कि क्या यूएन वो काम कर रहा है जो रिक्वायर्ड है, ज़रूरत के हिसाब से क्या यूएन अपना काम पूरा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट शुड इट बी डूइंग एंड हाउ, कि क्या यूएन को क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट रिफॉर्म्स आर नेसेसरी टू मेक इट वर्क बेटर, कि क्या क्या रिफॉर्म्स हम यूएन में लेके आए जिससे जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो और बेटर तरीके से काम कर सके। 1.5 डिकेड से यूएन के मेंबर स्टेट्स इन सभी जवाबों के सैटिस्फैक्ट्री और प्रैक्टिकल आंसर्स ढूंढने में लगे हैं। सो दैट्स इट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो यू नो द ड्रिल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।